वेलकम बैक दोस्तों। साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ लाइफ में। दोस्तों, मैं हूं राजू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ लाइफ। दोस्तों, यहां पर आपको ढेर सारी जानकारियां मिलती है स्टॉक मार्केट और नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। दोस्तों, आज की जो टॉपिक है वो है आईपीओ क्या होते हैं। दोस्तों, आईपीओ क्या होते हैं इसके बारे में आज विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, आईपीओ साथियों वो चीज है जब किसी कंपनी को फंड रेज करना होता है, वो भी बल्क मात्रा में, तो वो अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराते हैं अपने कंपनी की हिस्सेदारी को आम पब्लिक के बीच सेल करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है ये पूरा प्रोसेस को आज विस्तार से समझेंगे। जब आम पब्लिक के लिए किसी कंपनी का शेयर उपलब्ध होता है और आम पब्लिक उसे खरीदता है, उसी को आईपीओ बोलते हैं। दोस्तों, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम समझते हैं किसी कंपनी को, उसके स्ट्रक्चर को, फिर आगे हम आईपीओ के बातों को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कोई बंदा स्टार्ट करता है एक कंपनी, तो क्या करता है, कंपनी पहले तो अपना पैसा डालेगा जिसको इक्विटी बोलते हैं। तो दोस्तों, अपना पैसा किसी भी कंपनी के निर्माण के लिए एक बल्क मात्रा में पैसों का खर्च आता है, तो अपना वो पैसा डालता है, अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। और जब पैसा घटता है तो अपने रिलेशन, अपने फ्रेंड सर्कल में जाता है, उनसे वो पैसा मांगता है। लेकिन कंपनी में तो एक अथाह पैसा लगता है स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, ऐसे तैसे करके वो कंपनी स्टार्ट भी कर लेता है, तो उसे रन कराने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ता है। तो दोस्तों, वो क्या करता है कि इंडिया में बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर है, उनके पास अपना प्रोजेक्ट लेकर जाता है, उन्हें सारा चीज बताता है। और एंजल इन्वेस्टर क्या देखता है कि कंपनी में टीम कैसा है, कैसा स्किल रखते हैं, और उनका फ्यूचर प्लान क्या है, क्या उनकी डाटा है, वो सारा देखने के बाद एक एंजल इन्वेस्टर जो है रेडी हो जाता है, पैसे इन्वेस्ट करता है। लेकिन एंजल इन्वेस्टर के पास भी उतने पैसे नहीं होते हैं जितने कि वो आगे बढ़ सके। फिर भी कुछ पैसे लगाकर वो और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उनको अगर फंड की जरूरत पड़ती है तो वेंचर कैपिटल के पास चले जाते हैं या प्राइवेट इक्विटी के पास चले जाते हैं, पीई। तो दोस्तों, वहां से उनको अच्छा खासा अमाउंट तो मिल जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि एंजल इन्वेस्टर पैसे देते हैं तो कंपनी में अपनी स्टेक लेते हैं। उसी प्रकार वेंचर कैपिटल होते हैं, वो भी अपनी कंपनी, उस कंपनी में हिस्सेदारी उनकी तय होती है, तब जाकर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब वो प्राइवेट इक्विटी और वेंचर और एंजल ब्रोकिंग एंजल जो इन्वेस्टर थे, जो पैसे डाल देते हैं, एक कंपनी अच्छे लेवल पर ग्रो करने लगती है, तो एक समय ऐसा कंपनी ओनर को लगता है कि हमें और पैसों का जरूरत है। तो जहां से पैसे हो सकता था, उन्होंने पहले ही पैसे वहां से रेज कर लिए। तो दोस्तों, वो क्या करते हैं कि आईपीओ के बारे में सोचते हैं हम। तो दोस्तों, जो आईपीओ लाने का कारण होता है, मेन रूप से तीन तीन कारण होता है। फर्स्ट क्या होता है कि कंपनी को हो सकता है बहुत हाई लेवल पे एक्सपेंड करना हो। ध्यान देना दीजिएगा साथियों, बहुत ही यूनिक चीज बता रहा हूँ। कंपनी की, किसी भी कंपनी का आईपीओ जब आता है तो उसका मेन रूप से तीन कारण हो सकते हैं, तीन वजह हो सकता है। पहला हो सकता है कंपनी अपने आप को बहुत एक्सपेंड करना चाह रही हो। दूसरा ये हो सकता है कि कंपनी जब स्टार्ट होता है तो इक्विटी फंड, एंजल फंड और जो है कि प्राइवेट इक्विटी फंड के बाद कंपनी कुछ लोन लेती हो, लोन ले रखा हो, लाइबिलिटीज कंपनी के ऊपर हो, तो उसे हो सकता है कम या खत्म करने के लिए कंपनी पैसा रेज कर रही हो। क्योंकि जब कोई कंपनी ओपन होता है, अगर उस पर लोन है तो कंपनी का जो प्रॉफिट होता है लोन रीपेमेंट में चला जाता है, तो कंपनी ग्रो नहीं कर पाती है। तो ऐसे कंपनी के जो ओनर सोचते हैं कि अगर हम आम पब्लिक से पैसा ले तो हमें इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ेगा, और जो है कि हमारा कंपनी अच्छा ग्रो भी करेगा। तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि हो सकता है कंपनी की जो लाइबिलिटीज हो उसे खत्म करने के लिए ले रही हो। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि जो पहले उस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, जैसे एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल और जो है कि प्राइवेट इक्विटी, तो हो सकता है वो अपनी हिस्सेदारी सेल कर रहे हो। तो दोस्तों, ये तीन कारण होते हैं जिससे कि आईपीओ मार्केट में आता है। अब दोस्तों, जब आईपीओ आता, ये तो हो गई किसी कंपनी के आईपीओ आने का कारण।
अब चलते प्रोसेस की साइड कि प्रोसेस कैसे होती है इस आईपीओ का। दोस्तों जब किसी कंपनी को ओनर को जो है कि आईपीओ लाना होता है तो कभी भी वो डायरेक्ट एनएससी बीएससी पर जाकर लिस्ट नहीं करा सकता, उसे मीडिएटर चाहिए। और मीडिएटर कौन होता है? बैंक होते हैं दोस्तों। ये किसी बैंक को से अप्रोच करना होगा दोस्तों, और वो बैंक ही उस कंपनी का आईपीओ ला सकता है दोस्तों। उस बैंक को दोस्तों इन्वेस्टमेंट बैंक बोलते हैं या मर्चेंट बैंक बोलते हैं। तो जो कंपनी का ऑनर है वो जाता है बैंक से, अपना प्रोस्पेक्ट रखता है, अपनी जो है कि प्रस्ताव रखता है बैंक के पास, और उसे सारी बात बताता है। तो एक मालिक एक बैंक के पास जाने से पहले क्या देखता है कि उस बैंक का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करता है। जैसे सपोज करिए कि आपको स्टोरी बता रहा हूँ, जैसे आपको कोई प्लॉट बेचनी है या कोई ऐसा चीज आपके पास है जिसे बेचनी है, तो आप क्या करेंगे? उससे बेचने वाले का जो डीलर है, ब्रोकर है, या जो भी कह ले, उसे हम कैसा करेक्टर देखेंगे, क्या रिकॉर्ड चेक करेंगे? आप देखेंगे जैसे आपको कोई प्लॉट ही या कोई लैंड है सेंड करना, सेल करना, तो आप देखेंगे पहले ये किया है कि नहीं किया है। अगर किया है तो वो क्या अच्छा प्राइस दिला पाया है कि नहीं दिला पाया है। अगर दिला पाया तो क्या उस मर्चेंट का, उस डीलर का एक मार्केट में एक अच्छा रिलेशनशिप है कि नहीं है। जैसे सपोज करिए आपका कोई प्लॉट है, उसे आप 10 लाख रुपए में बेचना चाह रहे हैं, तो 10 लाख रुपए जिस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ, आपके इस जिम्मेदारी को लेना चाह रहे हो, तो आप देखेंगे उस कि पहले से कोई प्रॉपर्टी को वो सेल कर पाया कि नहीं अच्छे दाम में। और सेल कब कर पाएगा? जब उसका अच्छा रिलेशन होगा। तो उसी प्रकार जब कोई कंपनी किसी बैंक को हायर करती है तो वहां पर देखती है कि बैंक का जो है कि ट्रैक रिकॉर्ड पिछला कैसा था। अगर वो पहले से किसी कंपनी का आईपीओ को लॉन्च किया था, वो कैसा रिकॉर्ड उसका था। उसका जो इंस्टीट्यूशनल म्यूचुअल फंड होते हैं, इंस्टीट्यूशनल जो होती है फंड होता है, वो उनका कैसा रिकॉर्ड उनके साथ है। जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड, डेप्ट फंड और वेंचर फंड, ये लोग साथ उस बैंक का कैसा रिलेशन है। क्योंकि जब अच्छा रिलेशन होगा तब उसका सही भाव उस कंपनी के शेयर का निकल सकता है। तो ये कंपनी का इतना जिम्मेदारी होती है कि एक अच्छा बैंक को हायर करे, बस इतना ही कंपनी का काम होता है। उसके आगे सारा काम दोस्तों उस मर्चेंट का, उस बैंक का होता है। जब दोस्तों, तो साथियों जब इन कंपनी और बैंक का एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, जब इनकी तय तमाम हो जाता है दोस्तों, तो बैंक का काम अब स्टार्ट होता है। तो दोस्तों पहले बैंक मालिक जाता है, अब सॉरी, बैंक जो है वो जाता है कंपनी के मालिक के पास, दो दो उनके सामने ऑप्शन रखता है कि मैं आपके कंपनी का जो शेयर है, वो दो ऑप्शन उनके सामने रखता है सेल करने के। पहले कहता है कि जो आपका रिक्वायरमेंट है, सपोज कीजिए कि उस कंपनी का वैल्यूएशन या उस कंपनी को 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है, और वो 200 रुपए रेट से दोस्तों जो है कि 10 करोड़ शेयर बेचना, मतलब इश्यू करता है। तो दोस्तों बैंक कहता है कि आप इस पूरे हिस्सेदारी को मुझे सेल कर दीजिए, और मैं आगे इसे सेल कर दूंगा, और मैं आपको उतना पैसा दे दूंगा। तो ये होता है आपका फॉर्म कमिटमेंट, मतलब फिक्स कमिटमेंट बोला जाए। जैसे आपका प्लॉट है, कोई बंदा आया बोला कि आपको 10 लाख चाहिए, मैं आपको 10 लाख दे दूंगा, ये टोकन पकड़िए, और मैं इसको 11-12 जितना बेचूं, 11 लाख 12 लाख, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मैं 10 लाख देता हूं। अगर प्रॉफिट होता है तो मेरा हो जाएगा, मान लीजिए प्लॉट 8 लाख में ही बेचता है, तो जो लॉस होगा उस मर्चेंट का होगा। तो सेम प्रोसेस वहां पर उस बैंक वालों का होता है। कंपनी कहता है कि आपको 2000 करोड़ चाहिए, इतनी हिस्सेदारी आप 20% बेच रहे हैं, अब वो हिस्सेदारी टोटल मैं खरीद ले रहा हूं, अब उसको मैं आप 2000 करोड़ में बेचो, चाहे 2200 करोड़ में बेचो, चाहे 2400, जो ऊपर की जितनी उनकी अर्निंग होगी वो उस बैंक की हो जाएगी। यदि खरीदने के बाद अगर उसकी लिस्टिंग के दौरान उसकी प्राइस डाउन हो जाता है तो लॉस भी बैंक को ही होगा। दूसरा ऑप्शन होता है बेस्ट एफर्ट कमिटमेंट। जैसे कि बैंक कहता है कि आपकी आईपीओ है, मैं ले जाकर जो है कि स्टॉक मार्केट पे इसको लिस्ट करा दूंगा, जो भी आपका प्राइस होगा वो आपका होगा। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि आपके शेयर का अच्छा से अच्छा प्राइस मिले। जिसे और सिंपल तरीके से समझते हैं, जैसे आप किसी को प्लॉट बेचते हैं, वो आके कहता है, किसी को कहते हैं कि आप मेरा प्लॉट बिचवा दीजिए, और वो कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा से अच्छा आपको प्राइस दिलवा दूं। तो ये दो कमिटमेंट बैंक करती है मालिक के साथ। तो अब मालिक या बैंक जिस पर राजी हो जाए, तो ज्यादातर ये जो होता है आपका बेस्ट एफर्ट कमिटमेंट पे ही होता है कि आईपीओ आता है, वो उनका जिम्मेदारी होता है वो बैंक कितने अच्छे तरीके से उसको लिस्ट कराते हैं। तो ये हो गई आपका दोस्तों एक कंपनी, उसके बाद बैंक का मिलन,
बैंक और कंपनी का मिलन हो गया। अब दोस्तों आती है बारी इसको आगे बढ़ाने का। तो इसके बाद दोस्तों क्या करता है कि सबसे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट बैंक तैयार करता है, जैसे कंपनी का बिजनेस, प्रमोटर का डिटेल, बिजनेस, कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है, उस कंपनी का कंपटीटिव एडवांटेज क्या है। जैसे कोई कंपनी में बैंक का आईपीओ आ रहा है तो उस सेक्टर में जितनी बैंक हो उस बैंक में क्या अलग है, रिस्क और अपॉर्चुनिटी उस कंपनी का, ये सारा काम बैंक डिटेल दिखाता है आम पब्लिक को, इन्वेस्टर को। क्यों? क्योंकि जब कोई भी पैसा डालेगा तो कुछ तो उसको जानकारी चाहिए। इसका फ्यूचर प्लान क्या है, पिछले फाइनेंशियल डाटा इसका क्या था उस कंपनी का, तो ये सारा चीजें जो है कि बैंक डिस्क्राइब करता है। उसके बाद आता है कंप्लायंस का, जैसे एनएससी, बीएससी, रेगुलेटर, कंपनी का जितनी भी फाइल होता है वो बैंक अपना कंप्लीट करवाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है वैल्यूएशन और प्राइस इशू का। पहले कंपनी बैंक ने पूरा डिटेल दे दिया, बैंक का आम पब्लिक के बीच शेयर कर दिया कि ये कंपनी है, फला कंपनी है, इसकी ये वर्क है, इतना प्रॉफिट है, इसका फ्यूचर प्लान ये है, इतना इसमें रिस्क है, इतना अपॉर्चुनिटी है। अब दोस्तों आता है वैल्यूएशन का। कोई भी बैंक किसी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे कैलकुलेट करती है? कई प्रकार से किसी कंपनी का वैल्यूएशन होता है। मैं आपको एक दो का मैं बता रहा हूँ। एक होता है 5x, 10x, 8x, मतलब कि और दूसरा होता है उसके कैश फ्लो पर डिपेंड करता है। मैं इस टॉपिक पर किसी कंपनी का वैल्यूएशन कैसे क्रिएट करते हैं मैं आपको किसी और टॉपिक पर इसको एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज हम आईपीओ की बात कर रहे हैं तो सारा ध्यान आईपीओ पर आपका ले जाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों जैसे अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन कोई बैंक 10,000 करोड़ रुपया डिसाइड कर देता है तो कंपनी कहती है कि हमें 2,000 करोड़ का वैल्यूएबल का स्टेक जो है कि बेचना है। तो 2,000 करोड़ जब उसको बेचना है तो मान के चलिए क्या वो 200 रुपए के प्राइस से 10 करोड़ शेयर इशू करता है। मतलब वो कह रहा है कि हम 10 करोड़ शेयर बेच रहे हैं 200 रुपए के प्राइस पर। ये तय हो गया किसी कंपनी का जब प्राइस। तो दोस्तों जो प्राइस की बात आती है यहाँ पर दो पार्ट प्राइस में आता है। एक होता है फिक्स प्राइस। कंपनी ने कहा कि हमारी, या बैंक ने कहा कि हमारी जो शेयर का प्राइस 200 रुपये है, आपको इसी में ही मिलेगा, लेना है लीजिए, अदरवाइज नहीं मत लीजिए। और दूसरा होता है दोस्तों जो है कि बुक बिल्डिंग इशू। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि उसी शेयर का प्राइस सेकंड पार्ट में आता है, आपका एक प्राइस बैंड में आता है। बैंड समझते हैं मतलब कि 200 रुपये ऑलमोस्ट आता है। तो वहां पर क्या करते हैं कि रेंज रख देते हैं कि आप इस कंपनी का जो आईपीओ 180 रुपये से 200 के बीच में किसी भी प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। दोस्तों ये ज्यादा बेटर माना जाता है जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जैसे म्यूचुअल फंड, डेप्ट फंड, इंश्योरेंस फंड, क्योंकि ये इन लोगों का एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी आईपीओ में। तो जब वो प्राइस बैंड में आता है, जैसे आईपीओ आया, शेयर आया, तो उसका जो प्राइस बैंड आ गया कि आप इसमें 180 से 280 में आप इसको शेयर खरीद सकते हैं दोस्तों। तो जो ऊपर वाला प्राइस होता है किसी शेयर का, जब आईपीओ आता है तो जो ऊपर वाला प्राइस होता है जस्ट उसको बोलते हैं कैप प्राइस बोलते हैं, 200 रुपया। और जो 180 होता है वो फ्लोर प्राइस होता है। ठीक है, तो वो फ्लोर प्राइस होता है और कैप प्राइस होता है। तो आप फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस पर कोई भी बिडिंग लगा सकते हैं। कंपनी जो ऑफर कर रही है उसमें बिडिंग आप कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरा बात आ सकता है कि हम कितने मिनिमम आईपीओ खरीद सकते हैं। तो दोस्तों जो आईपीओ होता है वो आपको एक मिनिमम लॉट कंपनी अलॉट करती है। सेबी ने एक नियम बना रखा है कि आपको कम से कम 50 लॉट, जो कंपनी निर्धारित करती है 50 लॉट, 100 लॉट, कम से कम 1 लॉट खरीदना पड़ेगा। अगर मान के लिए 200 रुपये का शेयर है और वो 50 लॉट का शेयर है तो कम से कम आपको 10,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतना ही करना पड़ेगा। अब रही बात दोस्तों कि ये तो हो गई शेयर की डिसीजन हो गया, कितने में आ रहा है, प्राइस बैंड हो गया आपका, और लॉट साइज हो गया दोस्तों। अब आती है यहां पर बात बिडिंग की। दोस्तों कंपनी एक डेट फिक्स होता है ओपन करने का, कि एक ओपन डेट होता है स्टॉक मार्केट में कि आप यहाँ पर ओपन होता है प्राइस किसी कंपनी का, और ये 3 दिन चलता है। 3 डेज में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद आपको फिर 3 दिन मिलता है कि किसको आईपीओ मिला और किसको नहीं मिला। दोस्तों ये मिलने न मिलने का भी आपको सारा क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे कि कोई कंपनी का आईपीओ आता है तो आप देखे होंगे कि अभी जो है कि
IRTC का आया था 160 गुना सब्सक्राइब हो गया था, मतलब आईपीओ है एक और उसे लेने वाले हैं 160 लोग। उसी प्रकार आया था उज्जीवन फाइनेंस का आया था 112 लोग बार सब्सक्राइब हो गया था, मतलब आईपीओ है एक उसे लेने वाले 112 लोग हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जब ज्यादा सब्सक्राइब हो जाता है तो उसका डिस्ट्रीब्यूट करने का भी एक नियम है। जैसे 50% जो है आईपीओ का शेयर होता है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए होता है, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, डेप्ट फंड, इंश्योरेंस फंड, इनके लिए 50% पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। 15% नॉन इंस्टीट्यूशनल फंड होता है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा आदमी है जो 2-4 करोड़ रुपया लगा सकता है, 2 लाख से ऊपर, कहने का तात्पर्य है कि 2 लाख से ऊपर जो इन्वेस्ट करता है उसे नॉन इंस्टीट्यूशनल फंड बोलते हैं। उसके लिए 15% जो है निर्धारित होता है। और जो 10 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है वो आपका इंस्टीट्यूशनल में आ जाता है। इंस्टीट्यूशनल जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस फंड, जिसने कोई इंश्योरेंस कंपनी है उसका बहुत सारा पैसा है, वो आईपीओ लगाना चाहती है तो कम से कम उसको 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है जैसे हम और आप बहुत पैसे वाले हैं और 2 लाख से ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल लोग आ जाते हैं, जिनके लिए 15% डिवाइड होता है, सेव होता है। बाकी जो 35-35% होता है वो रिटेल इन्वेस्टमेंटर के लिए होता है। आम आदमी के लिए जो है कि 15% आपका, सॉरी 35% फिक्स होता है दोस्तों। अब दोस्तों इन लोगों का जो है कि डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूटर कैसे होता है दोस्तों। जैसे आप एग्जाम में क्या होता है कि जैसे एक किसी एग्जाम में 10 पोस्ट है या 100 पोस्ट है या 500 पोस्ट है, लेकिन उसका कैंडिडेट 25,000 पहुंच जाते हैं, तो होता क्या है, सबका पेपर होता है तो जिसमें जिसका हाई रैंक होता है ऊपर से उनका कट ऑफ बनता है। ध्यान से समझिएगा कि कैसे आईपीओ का अलॉटमेंट होता है आम पब्लिक के बीच, इंस्टीट्यूशनल के या जो भी अलॉटमेंट होता है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका समझाने का कि एक होता है आपका एग्जाम और वहां पर है 500 पोस्ट और वहां पर लड़के पहुंच गए 40,000। तो दोस्तों क्या होता है, जिसका जितना हाई रैंक होगा उसको जॉब मिल जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर होता है कि जिसका जितना हाई लेवल का बिडिंग होता है, मतलब जितना हाई बोली लगता है कि जैसे मैं बताया ना कि 180 से 200 के बीच में कुछ भी लगा सकते हैं, तो ऊपर से हमारे 200, 199, 198, 195 करते करते जो बिडिंग होती है वहां पर ऐसे रोक दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइब होने के बाद ऐसा होता है। और एक कंडीशन ये भी होता है कि जिस प्राइस पर आपका जो है कि बिडिंग हुआ है उससे भी ज्यादा हो गया है तो उसमें एक लकी ड्रा कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, विड्रॉ होता है, जिसके आधार पर भी अलॉटमेंट होता है। और दोस्तों यदि किसी कंपनी का जो इश्यू साइज निकला है उसका 1.5 गुना सब्सक्राइब हो गया, जैसे कंपनी को 2,000 करोड़ की जरूरत है और अगर 3,000 करोड़, तो 1.5 गुना जब सब्सक्राइब होता है तो उस केस में क्या होता है कि सबको एक एक लॉट दे दिया जाता है। जितनी मैं बातें बता रहा हूँ दोस्तों ये रिटेल के लिए बता रहा हूँ, एक एक जो लॉट अलॉट कर दिया जाता है, उसके बाद उसके रैंक के हिसाब से जैसे जितना अधिक बिडिंग होता है, जितना अधिक बिडिंग और क्वांटिटी दोनों मेंशन किया जाता है दोस्तों, तो उनके बिडिंग और क्वांटिटी के हिसाब से उनको अलॉटमेंट कर दिया जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से ही जो है कि चाहे इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे नॉन इंस्टीट्यूशनल व्यक्ति हो, चाहे रिटेल इन्वेस्टर हो, सबको एक जो है कि बिडिंग और उनकी क्वांटिटी के हिसाब से रेशियो में अलॉटमेंट कर दिया जाता है। और ये अलॉटमेंट प्रोसेस जो है कि क्लोजिंग डेट, आईपीओ का आने का डेट और फिर आईपीओ का बंद होने का डेट, कि आप इतने दिन में कर दें, उसके बाद जो 3 दिन का समय रहता है उस दिन में आपको सारा कंपनी क्लियर करना रहता है किसको आईपीओ मिला है और किसको नहीं मिला है। बाकी 3 दिन के बाद वो स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। पहले ये दोस्तों जो 3 दिन का गैप था वो 6 दिन था, लेकिन सेबी ने इसको 3 दिन बना दिया। अब इसको बात करते हैं दोस्तों, अब ये जो है कि 3 दिन बाद बैंक लिस्ट हो जाती है एक प्राइस पर, उसके हिसाब से लोगों को लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। तो हमने ये देखा कि किसी कंपनी का आईपीओ क्या होता है, आईपीओ कैसे प्रोसेस होता है, आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे होता है दोस्तों, और क्यों आईपीओ आता है। अब आईपीओ के 2 चीज और हम देख लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस। जैसे बहुत सारे रिसर्च या बहुत सारे जो एनालाइज करने वाले हैं उनका कहना है कि आईपीओ में जो प्रॉफिट होने का चांस होता है वो 50-50 का होता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आईपीओ कंपनी का आता है तो पहले मैं प्रॉफिट की बात बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादातर लोगों का मानना है कि इसे प्रॉफिट होता है, बहुत आधे लोगों का मानना है कि लॉस होता है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ मैं आपको बताता हूँ, अवगुण बताता हूँ, इसकी डिसएडवांटेज बता रहा हूँ, लॉस एंगल बता रहा हूँ।
जैसे जब कोई आईपीओ आता है तो उस कंपनी की केवल हमें जो बैंक बताता है वही हो, कोई टेक्निकल एनालाइज या कोई चार्ट पैटर्न या बैलेंस हमारे पास नहीं होता है, दुस्त होता है दोस्तों। और जो भी कंपनी आईपीओ लेकर आती है हमेशा वो ओवर वैल्यू ही होता है, क्योंकि अगर आप प्लॉट आपका बिक रहा है तो आप सोचेंगे कि कितना अधिक से अधिक मुझे उस प्लॉट की कीमत मिल जाए। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसी भी आईपीओ का। दूसरी बात, बहुत बड़े लोग जो एनालाइज करने वाले हो कहते हैं कि जो आईपीओ होता है वो एक इमेजिनरी प्रॉफिट है, मतलब इमेजिनरी प्रॉफिट होता है, जो कि एक एज इमेज केवल कर सकते हैं, गारंटेड नहीं है। और साथ ही एक और बात यहाँ पर खुल के आती है कि ये एक आईपीओ उनके लिए है जो इनसाइडर ट्रेडर है, जैसे कंपनी के लोग हैं, जो एंजल इन्वेस्टर है, जो इससे बिलोंग करते हैं, उनको एक अच्छा प्रॉफिट होता है। तो फाइनली जो दोस्तों होता है, ये बात निकल के साथियों आया है कि जो आईपीओ होता है वास्तव में वो 50-50 का चांस होता है, क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी का अगर आईपीओ आया तो बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको भी मिले। और जब खराब आ जाते हैं तो सब्सक्राइबर टोटल हो जाते हैं और उसकी जो लिस्टिंग होती है लॉस में हो जाती है। तो आज दोस्तों आपने समझा कि आईपीओ क्या होते हैं, कैसे उसके प्रोसेस होते हैं, कैसे अलॉटमेंट होते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की जो है कि बहुत सारी जानकारी स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।